पार्टिकल की तरफ जिसका नाम है भाई साहब टॉर्क। आई नो आप सब लोगों को मालूम होगा कि टॉर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा डायग्राम मैंने बना दिया समय बचाने के लिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आपने किसी पॉइंट पर आपने फोर्स एफ लगाया है, तो इस फोर्स का टॉर्क अगर आपसे पूछा जाए ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा, याद रखिएगा टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट का निकाला जाता है, किसी के अबाउट निकाला जाता है। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं आपसे टॉर्क पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मुला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। इसके डिटेल में जाने का वक्त हमारे पास नहीं है, डिटेल में हम लोग मेन क्लास में अच्छे से समझते हैं। यहाँ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको फॉर्मुला याद है या नहीं है। दूसरा, ये जो सर वेक्टर आर है, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये वो वेक्टर है जिसकी पूंछ वहां पर है, जिसका अबाउट आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो, और इसकी मुंडी वहां पर है जहां पर आपने फोर्स बेसिकली लगाया है। तो मजे की बात ये है कि ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो आर क्रॉस एफ आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, तो इसका मतलब यहां पे आपको ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा आर डैश क्रॉस एफ। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर अलग अलग पॉइंट के अबाउट अगर आप बात करोगे तो सेम फोर्स का अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आ सकता है, क्योंकि वेक्टर आर क्या हो गया मेरे भाई, अलग अलग हो गया। यहां पर कभी कभी जेईई में आपको सिंपल फॉर्मूला में सवाल पूछे जाते हैं, वो सीधा कह देगा भैया वेक्टर आर दे दिया और फोर्स दे दिया और कह देगा भैया इस फोर्स का टॉर्क बता दो, इस पॉइंट का अबाउट कितना होगा। जैसे अगर इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखें तो हम इसको देख ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स अगर इसकी हम लोग यहां पर मॉडिफाई करें मैथमेटिक्स को, ये मिट जा भाई साहब, ओहो इसको। तो अगर मैं ऐसा बोलूं भाई ये वाला एंगल हमारा थीटा है सपोज, ठीक है सर ये वाला एंगल थीटा है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है सर ये लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ध्यान से देख ये फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर होगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर आर की तरफ है, सॉरी वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, और ये जो फोर्स है यही तो वेक्टर आर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, यही तो बेसिकली आपकी मुंडी घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहां पर खड़े हो जाओगे और आप इसको ताड़ोगे पार्टिकल को, यहां पर अगर कोई पार्टिकल है जिसमें कोई फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्स की वजह से ही आप देख सकते हो कि इस सवाल में इस रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन हो रही होगी क्या आ रही होगी, बदल रही होगी। खैर तो वहां तक नहीं जाना है। तो मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि यार टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर क्रॉस एफ को मैं ऐसा लिख सकता हूं आर एफ साइन थीटा, ए क्रॉस भी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। यहां पर एफ साइन थीटा जो है वो एफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टॉर्क का एक फॉर्मूला और बनकर तैयार हो गया, मैग्नीट्यूड बाय टॉर्क बराबर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है सर। और बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं सर आप यहां पर फोर्स एफ लगा रहे थे, ये हमारा वेक्टर आर था, ये वाला एंगल थीटा था, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना टॉर्क बराबर आर साइन थीटा इंटू एफ। इसका मतलब टॉर्क बराबर हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, जहां पर आर साइन थीटा इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। क्यों? क्योंकि सर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा, ये आर है, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। इसको अगर मैं आर परपेंडिकुलर लिख दूं तो इसका मतलब ये टॉर्क निकालने का दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने बनके तैयार हो गया। दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको दोनों फॉर्मूले समझाऊंगा। आप सीधा याद करो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, अगर वो वेक्टर के साथ खेलना चाहते हो तो आप भी वेक्टर के साथ खेलो। दूसरा टॉर्क बराबर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब सब फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है, क्लियर है, वो वाला लेना है। इसका मतलब इसका जो टॉर्क होगा एफ कॉस थीटा का टॉर्क ओ के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और होना भी चाहिए। मैं पेन ले लूं, देख इस पेन को मैंने ऐसे फिक्स कर दूं थोड़ी देर के लिए, अगर इस पेन को मैं आगे खींचूंगा, आगे फोर्स लगा के खींचूंगा तो नहीं घूमेगा, क्योंकि मैंने जो भी फोर्स लगाया वो फोर्स इस पॉइंट से पास कर गया, तो इस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन वही फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो बड़े आराम से घूम जाएगा। दरवाजा भी हम लोग ऐसे ही खोलते हैं, ठीक, तो इसका मतलब इन दैट केस उसका क्या आने वाला है मेरे भाई, टॉर्क आने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, हो सके तो उसको कैच करना। बोले जो फोर्स वाली लाइन है उस फोर्स वाली लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, तो सब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स विल बी द टॉर्क। मतलब बोले सर फोर्स आगे लगा रहे हो आप, तो सर ये होगी फोर्स वाली लाइन। मैंने कहा ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पे, जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ये फोर्स वाली लाइन, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो आप फील से भी ले सकते हो कि सर इसके अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो सेंस आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज। और जैसे कि आप लोगों को पता है क्लॉकवाइज का मतलब होता है परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, तो माइनस के कैप आपकी। मैं यहां पर एक छोटा सा सवाल ले लूं, मैंने बोलूं भाई साहब यहां पर एक रॉड है और रॉड को मैंने यहां पे रस्सी से बांध दिया, आपने इस प्रकार के सवाल देखे होंगे, और यहां पर भी एक रस्सी से बांध दिया ऐसे, ठीक है सर जी। ये वाली डिस्टेंस सपोज मैंने कह दी L/4 है, मैं बोलूंगा भैया फाइंड द टेंशन इन द रस्सी, तो आप बोलोगे ठीक है सर टेंशन इन द रस्सी निकालना चाहते हो, तो इस पे टेंशन ऊपर T1, रस्सी अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग लोगे, सेंटर मास पे नीचे आप लगा दोगे क्या, mg। तो सर पहली क्वेश्चन तो हमारी ये आएगी कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इसका मतलब हो गया है कि सर ये रोटेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी के सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन है क्या है, जीरो है। दूसरा बोले सर नेट टॉर्क भी तो जीरो होना चाहिए क्योंकि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में घूम थोड़ी ना रही, नाच थोड़ी ना रही है। तो अब उसके लिए मैं अगर आपसे पूछूं तो सर क्या करना है, सर नेट टॉर्क जीरो करना है, किसके अबाउट जीरो करना है, सर जो पॉइंट आपका मन करे वो पॉइंट ले लो। तो अगर थोड़ी देर में ये ए पॉइंट पकड़ लेता हूं तो आप सीधा बोलोगे टॉर्क अबाउट अगर मैं जीरो करूंगा तो T1 का टॉर्क जीरो क्योंकि ए से पास कर गया। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाता है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। mg का टॉर्क सर mg into L/2। अगर ध्यान से mg का टॉर्क कैसे लिखोगे, सर फोर्स नीचे की तरफ लगा है, ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो इसका मतलब इसका टॉर्क कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। टेंशन का टॉर्क कैसा आएगा, ए के अबाउट सर ये ऐसे आएगा, या तो r क्रॉस f से निकाल लो या फिर आप सेंस ऑफ रोटेशन से देख के बता सकते हो। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। मतलब एक अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूं तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, और इसका टॉर्क आ जाएगा T2 into सब शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 3L/4 है। ये L/4 डिस्टेंस है तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 3L/4 हो जाएगी। यहां से उल्टा पुल्टा करो, जैसे उल्टा पुल्टा करोगे आप लिखोगे mg into L/2 बराबर T2 into 3L/4। इस इक्वेशन से आप ये भी बोल सकते हो कि mg के टॉर्क को टेंशन के टॉर्क ने कैंसिल आउट कर दिया। जैसे ही आप यहां पर कैंसिल आउट किसके अबाउट लिखा हम लोगों ने, ए के अबाउट, तेरा मन कर रहा है इसके अबाउट लिखना तो इसके अबाउट लिखना, आंसर सेम आएगा। इसके अबाउट लिखना इसके अबाउट लिखना, आंसर सेम आएगा। जैसे तू सॉल्व करेगा L L कैंसिल आउट हो गया, T2 बराबर निकल आ जाएगा। अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो T2 बराबर आएगा 4/2 आ गया 2/3 mg।
और जैसे T2 आ गया, T1 की जो वैल्यू है मेरे भाई, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/3, खत्म सवाल। ओके, अब इसके बाद सपोज और कोई आपसे पूछे कि भैया मैंने यहाँ पे जब सवाल का वेरिएशन था, मैंने यहाँ पे चिंटू को बैठा दिया जिसका मास है, अब बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, चिंटू का मास बता दे। अगर उसने बोला चिंटू का मास है तो नीचे mg फोर्स लग जाएगा। इन दैट केस ऊपर वाला फोर्स प्लस ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स प्लस उसका mg लिख दोगे यहाँ पर, पहली क्वेश्चन आ जाएगी। और जब आप इसका टॉर्क लिखने जाओगे तो इस mg का टॉर्क तो आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर जो चिंटू का mg लग रहा है उसकी उसका भी टॉर्क लिख दो, खत्म कहानी, दोनों का टॉर्क आप लिख दोगे, नेट टॉर्क आ जाएगा और यहाँ पर T2 का टॉर्क कैलकुलेशन कर लोगे, आपकी मैथ्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन फिजिक्स आपकी वही की वही रहेगी। क्लियर है? यही सवाल कभी-कभी ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे बोले भैया यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पर रॉड को यहाँ से तो रस्सी से बांध दिया, परंतु यहाँ इस रस्सी की बजाय यहाँ पे हिंज कर दिया। ठीक, मतलब मैं तो ऐसा बोलूं भाई साहब ये रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ से तो ऐसे पकड़ लिया, कील ठोक दिया यहाँ पर और यहाँ से रस्सी से बांध दिया, ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है। या दोनों तरफ हिंज कर दिया, ये भी सवाल दे सकता है, यहाँ हिंज कर दिया, यहाँ हिंज कर दिया, अब बता दो क्या कहानी होगी, हिंज फोर्स कितना होगा? तो इन दैट केस इन सवाल का जो वेरिएशन है वो वही है जो सवाल तेरा ये है, ऐसे सवालों से बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर के बाद हम ऐसे सवाल पढ़ेंगे, मान लो इसको कट कर दिया, रस्सी को कट कर दिया, फटाक से जैसे कट करोगे तो उसके बाद क्या इसका अल्फा वगैरह होगा, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अभी तो रॉड लिया है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तेरा मन कर रहा है तो डिस्क ले ले, तेरा मन कर रहा है तो तू कोई और दूसरी बॉडी ले ले, स्फीयर ले ले, बस तेरे को टॉर्क लिखना आना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना है, नेट फोर्स 0 कर दे और नेट टॉर्क 0 कर दे, खत्म कहानी। बोलो क्या बात क्लियर है सबको? ठीक, तो यहाँ के सवालों पर ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक काम करना, नेट फोर्स 0 कर देना, नेट टॉर्क 0 कर देना। किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सवाल ले रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। उसने बोला कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो भैया बता दो यहाँ पर फाइनल स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब नीचे लगा होगा mg जिसकी वैल्यू होगी 400, तो यहाँ पे जो टेंशन हो जाएगी T1 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 400। तो ये रस्सी में टेंशन सेम होगी, इसका मतलब यहाँ पर इस पुली पे नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा T1 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 400 हो जाएगी। अब इस T1 का टॉर्क आ गया, वो क्या तो ये जो T1 का टॉर्क है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने बोला इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके टॉर्क को कैंसिल आउट करेगा, इस रस्सी का टॉर्क, इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कह दूं T2। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, बोले सर ओके अबाउट जो है नेट टॉर्क होना पड़ेगा 0, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा सर, T1 400 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितनी है 0.6 मीटर, दैट इज इक्वल टू T1 के टॉर्क को कैंसिल आउट किसने कर दिया, T2 के टॉर्क ने, और T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई T2 into 0.3, पुट करोगे तो T2 बराबर निकल के कितना आ गया 800। इसका मतलब इस रस्सी में आपको पता चल गया वैसा टेंशन 800 होगी, तो इसके ऊपर भी रस्सी में अगर मैं 70 किलोग्राम की बॉडी बनाऊंगा तो ऊपर भी लग रहा होगा T2 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 800 न्यूटन हो जाएगी। अब इसके बाद आई थिंक सवाल तो बिना पेंसिल भी सॉल्व कर सकता है कि सर जी देखो 700 किलोग्राम की अगर मैं बॉडी बनाऊं, ऊपर कितना लग रहा है 800 टेंशन फोर्स, नीचे एनजी लगा होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 700, तो ऊपर 800 नीचे 700 इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नीचे भी तो 800 लगना चाहिए ना, तो बाकी 100 किसने लगाया होगा, स्प्रिंग फोर्स ने लगाया होगा, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 100 न्यूटन, खत्म सवाल।